ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 871, एक नियत नरसंहार, भाग 5। जोरदा को कोई दर्द नहीं हुआ, बस बर्फीली ठंडक महसूस हुई जब उसका शरीर बर्फ की मूर्ति में बदलने लगा। जोरदा के शरीर से निकलने वाली ठंडक इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास की हवा भी क्रिस्टलीकृत होने लगी। गोली उसके दाहिने कंधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगी थी और भले ही उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके ठंडक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था क्योंकि गोली की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ये देखते हुए कि वह अपने शरीर को बर्फ की मूर्ति में बदलने से नहीं रोक सकता, जोरदा ने एक पल का फैसला किया और अपने दाहिने कंधे को काट दिया, जिससे गोली से मारा गया हिस्सा अलग हो गया। जोरदा का कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर गया और जिस पल वह गिरा, वूश, हाथ बर्फीली धूल में फट गया और ठंडी ऊर्जा के विस्फोट ने दसियों किलोमीटर के क्षेत्र को बर्फ में ढक दिया। भले ही उसने अपना कंधा काट लिया और अपना दाहिना हाथ खो दिया, जोरदा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने अपने घाव से बहते खून के फव्वारे की परवाह नहीं की और अपने पीछे दूर तक देखा। ब्लेज, जिसने सोलारियन सनफ्रूट फेंक दिया था, जोरदा पर हमला होने पर भी दंग रह गया और उसने अपने पीछे देखा। पीछे देखने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल काला पक्षी उनकी दिशा में उड़ रहा है। क्या ये वही राक्षस नहीं है जिसे वोइट्सकार ने पीटा था? ब्लेज ने चौंकते हुए स्वर में कहा, जब उसने काले पक्षी को उनकी दिशा में उड़ते देखा। विशाल काले पक्षी को देखकर पेड़ का राक्षस बेचैन हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसके जैसा ही पक्षी भी रैंक 3 का राक्षस था। उसने जोरदा की ओर दसियों काली शाखाएं फेंकी और उससे सोलारियन सनफ्रूट छीनने की कोशिश की, लेकिन जोरदा हाई अलर्ट पर था और जैसे ही उसने पेड़ के राक्षस को अपनी चाल चलते देखा, वह जल्दी से उससे दूर चला गया। उसी समय उसके शरीर से गहरा लाल धुआं निकलने लगा, जिसने पेड़ राक्षस द्वारा उस पर फेंकी गई सभी शाखाओं को नष्ट कर दिया। जैसे ही जोरदा ने पेड़ राक्षस के हमलों को चकमा दिया, उसके घायल कंधे से खून की धारें निकलने लगीं और धीरे धीरे उसका पूरा हाथ फिर से बनने लगा। रक्त दानवों की अपने रक्त का उपयोग करके खुद को ठीक करने की क्षमता वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है, ब्लेज ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह लड़ाई के दृश्य से दूर चली गई और खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। वह जोरदा को देख रही थी, जो काली लताओं से घिरा हुआ था और उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही उसकी आंखें उस विशाल काले पक्षी पर केंद्रित थीं जो तेजी से उनके पास आ रहा था। जोरदा ने रैंक 3 पक्षी को भी देखा जो करीब आ रहा था और 30 सेकंड से भी कम समय में उसके पास पहुंच जाएगा। मुझे अपना हाथ फिर से बनाने के लिए लगभग 1 मिनट चाहिए, जोरदा ने अपने चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना सोचा। हालांकि वह रैंक 3 के पेड़ राक्षस को हरा सकता था, वह जानता था कि उसे कम समय में उसे हराने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा, और वर्तमान स्थिति में अपनी ऊर्जा का लापरवाही से उपयोग करना उसके लिए खतरनाक होगा। खासकर जब वह जानता था कि रैंक 3 के पक्षी के अलावा कोई और भी था जिसने पहले बर्फ की गोली का उपयोग करके उस पर हमला किया था। जोरदा के सामने एक और समस्या ये थी कि पेड़ राक्षस के पास बर्फ की गोली का उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। अपने शरीर में खून रक्त राक्षसों की रक्त को नियंत्रित करने की क्षमता अधिकांश पिशाचों की तुलना में कम थी, लेकिन दुर्लभ मामलों में कुछ रक्त राक्षस रक्त के साथ आश्चर्यजनक रूप से उच्च आत्मीयता के साथ पैदा होते हैं जो उच्च स्तरीय पिशाचों को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और जोरदा उनमें से एक था। यदि वह अपने रक्त क्षेत्र का उपयोग करता है तो वह अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के रक्त प्रवाह को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। मुझे उन लोगों से नफरत है जिनके शरीर में रक्त नहीं है। जोरदा ने अपनी झुंझलाहट को छिपाने की कोशिश की और देखा कि पक्षी राक्षस बहुत करीब था। ऐसा लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती है। जोरदा ने अचानक पेड़ राक्षस के हमलों को चकमा देना बंद कर दिया। ये देखकर पेड़ राक्षस की विशाल आंखें चमक उठीं और सैकड़ों नुकीली शाखाएं और बेलें जोरदा की ओर चाबुक की तरह आ गईं। जोरदा ने सैकड़ों हमलों को देखा जो उसकी ओर आ रहे थे, और जब हमले उस पर हमला करने वाले थे तो उसकी नीली त्वचा लाल रोशनी से चमक उठी और उसकी मांसपेशियां सूज गईं। उसकी काली आंखें चमक उठीं और उसके चारों ओर समय का प्रवाह धीमा हो गया। उसने अचानक मार्शल आर्ट की मुद्रा अपना ली और उसकी सारी शक्ति उसकी बाईं मुट्ठी के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। ब्लड बूस्ट, उसने धीमी आवाज में कहा, और 1 सेकंड से भी कम समय में अपने सामने हजारों बार मुक्का मारा। उसके मुक्कों की शक्ति उसी जगह पर इकट्ठी हो गई और अगले ही सेकंड जिस स्थान पर उसने मुक्का मारा था वहां से एक शक्तिशाली बल आगे बढ़ा और उसके सामने कुछ हजार किलोमीटर के भीतर सब कुछ नष्ट हो गया। पेड़ राक्षस दर्द से दहाड़ उठा क्योंकि उसकी शाखाएं और बेलें टूट गईं और उसके छाल जैसे शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। उसी समय प्रभाव के बल ने उसे दसियों किलोमीटर दूर उड़ा दिया। जोरदा का बायां हाथ कांप रहा था और उसका रक्त प्रवाह पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, लेकिन उसने रक्त पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया और ऐसा अभिनय करने की कोशिश की जैसे कि वह पूरी तरह से ठीक है। उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और काले पक्षी को देखने के लिए मुड़ा, जो उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर रुक गया था।
पक्षी दूसरी परत के उदास काले बादलों के ठीक नीचे मंडरा रहा था और उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। काले पक्षी की आभा पेड़ राक्षस के बराबर थी, लेकिन जोडा और ब्लेज की नज़र एक सेकंड से ज्यादा उस पर नहीं टिकी, क्योंकि उसे करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर खड़ा था। जब उन्होंने काले पक्षी के शीर्ष पर किसी को खड़ा देखा तो दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोचा कि जो व्यक्ति रैंक 3 के राक्षस को वश में कर सकता है वह कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा। लेकिन जब उन्होंने पक्षी के शीर्ष पर खड़े व्यक्ति को करीब से देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो व्यक्ति शीर्ष पर खड़ा था वह रैंक 2 को रिवॉल्वर भी नहीं था। अध्याय 872 एक नियत नरसंहार भाग 6। यह आदमी काफी मजबूत है, इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, क्योंकि वह जोडा द्वारा अपने ब्लड बूस्ट कौशल का उपयोग करने के बाद किए गए विनाश को देख रहा था। वह बिस्किट काले पक्षी का नाम के ऊपर खड़ा था और अपने कंधे पर कार्नेज को टिकाए हुए था। तेज हवा के कारण उसके कंधे तक के काले बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे और उसने काली पैंट और काला कोट पहना हुआ था, जिससे वह एक गैंगस्टर जैसा दिख रहा था। बिस्किट, मैं तुम्हारी वजह से पार्टी के लिए देर से पहुंचा हूं, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इवान ने गंभीर आवाज में कहा। इवान की बात सुनते ही बिस्किट का मुंह बेकाबू हो गया और उसे अपना नया नाम सुनकर रोने का मन हुआ। मैं रैंक 3 का राक्षस हूँ, बिल्ली नहीं। मुझे कोई अच्छा नाम दो, लानत है। बिस्किट वाकई यह बात जोर से कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इवान से बात करना बेकार है, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। बिस्किट की आत्मा सार प्राप्त करने के बाद इवान तुरंत घटना के स्थान पर जाना चाहता था, लेकिन बिस्किट बुरी तरह घायल था और इवान को पहले उसे ठीक करने की जरूरत थी, अन्यथा अगर इवान उसे अपने साथ ले भी आता तो भी यह बेकार होता। हालांकि एलिसिया की उपचार क्षमता शक्तिशाली थी, फिर भी वह सिर्फ रैंक 1 को रिवॉल्वर थी, इसलिए बिस्किट को ठीक करने में उसे पूरे 3 दिन लग गए, जो रैंक 3 का राक्षस था। बिस्किट के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद इवान ने तुरंत घटना के स्थान की ओर जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वहां पहुंचने से पहले ही घटना समाप्त हो गई। क्या तुम ही थे जिसने मुझ पर पहले हमला किया था? जब इवान पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था तो उसने एक उदासीन आवाज सुनी और जोडा को अपनी ओर देखते हुए देखा। इवान वास्तव में आश्चर्यचकित था जब जोडा ने बर्फ की गोली से जमने से बचने के लिए पहले ही अपना पूरा हाथ काट लिया था और जानता था कि वह काफी शक्तिशाली था। अगर मैं कहूं कि यह मैं नहीं बल्कि कोई और था तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? इवान ने जोडा के सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा। इवान की बात सुनकर ब्लेज और जोडा के मुंह खुले रह गए। वह सचमुच अपने हाथों में एक राइफल पकड़े हुए था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा बेतुका सवाल पूछने की हिम्मत की। तुम उतने ही परेशान करने वाले हो जितना कि अफवाहों में बताया गया है, जोडा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेते हुए कहा। मेरे बारे में अफवाहें हैं? इवान ने आश्चर्य से भौहें उठाईं और जिज्ञासु स्वर में पूछा। तुमने मेरे बारे में किस तरह की अफवाहें सुनी हैं? कुछ भी अच्छा नहीं, असल में मैंने सुना है कि तुम बस एक कमीने हो जो लोगों के साथ खिलवाड़ करते फिरते हो। ब्लेज, जो उनकी बातचीत सुन रही थी, जोडा की बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिलाया। अच्छा, इवान जोडा की बात सुनकर अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन जब उसने मकबरे में प्रवेश करने के बाद की गई चीजों के बारे में सोचा तो वह कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था और उसे लगा कि जोडा जो कह रहा था वह सच था। खांसी, उसने विषय बदलने के लिए खांसी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलो गपशप बंद करते हैं, तुम वह चीज मुझे क्यों नहीं दे देते? उसने कार्नेज को वापस अपने शैडो स्टोरेज में रखते हुए पूछा। वह अपने शैडो अनडेड को बुलाने के लिए तैयार था और एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन जोडा के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। जरूर, तुम ये चाहते हो, है न? दानव ने अपने स्टोरेज रिंग से सोलरियन सनफ्रूट निकालते हुए पूछा। इवान को जोडा से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब उसने सोलरियन सनफ्रूट निकाला तो उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ब्लेज ने भी जोडा की बात सुनकर भौहें उठाईं और सोचा कि वह क्या योजना बना रहा है। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तुम्हें यह नहीं चाहिए? जोडा ने उसी स्पष्ट आवाज में पूछा जब इवान चुप रहा। इवान ने अपने सामने नीली चमड़ी वाले दानव को देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया कि क्या क्षेत्र के आसपास कोई जाल या कुछ और है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यह नहीं चाहिए। चूंकि यही मामला है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा, जोडा ने कहा और जब इवान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले उस चीज को छोड़ दो। जोडा रुक गया और इवान को अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम इसे नहीं चाहते, जोडा ने अपने हाथों में छोटे फल के साथ खेलते हुए एक स्पष्ट आवाज में कहा। जब वह इसके साथ खेल रहा था, इवान और ब्लेज ने अचानक महसूस किया कि बहुत से लोग उनके पास आ रहे हैं। इवान ने दूर से देखा और देखा कि व्हाइट स्कार, रैंक 3 का बंदर, मोमोन, एक सफेद बालों वाली महिला जिसके निचले आधे हिस्से में सांप है, और बहुत से अन्य लोग उनकी दिशा में आ रहे हैं।
एक बार जब वे यहाँ आ जाएंगे तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और जोडा की ओर देखा, जो भी अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। जोडा के चेहरे पर मुस्कान देखकर इवान को बुरा लगने लगा। अरे इवान, क्यों ना हम कोई सौदा कर लें। जोडा की बात सुनकर इवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल के अंदर की बुरी भावनाएं और भी बढ़ गईं। वह मेरा नाम कैसे जानता है? मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें अपना नाम कभी नहीं बताया। जोडा ने इवान की सिकुड़ी हुई आंखें देखकर मुस्कुराया और आगे बोला, देखिए, मेरे लिए उन सभी को अकेले संभालना आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि वे सभी सोलरियन सिनफ्रूट की वजह से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए आप उनकी देखभाल करने में मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? मैं आपकी मदद क्यों करूं? मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त हैं या कुछ और, इवान ने ठंडी आवाज में पूछा। बेशक, हम दोस्त नहीं हैं, जोडा ने शांत आवाज में कहा, लेकिन मेरी मदद करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। किस तरह का फायदा? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जोडा की मुस्कान इवान की बात सुनकर और भी चौड़ी हो गई और उसने उसे एक ध्वनि संचार भेजा। इवान ने जोडा द्वारा भेजी गई ध्वनि सुनी और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ड्रेड्स के साथ मकबरे में घुसे थे और उनकी छिपी दुनिया डार्क फॉरेस्ट के अंदर है। अध्याय 873। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भाग 1। तुम मुझे वहां कब ले जाओगे? अनास्तासिया ने ऊब भरी आवाज में पूछा। वह अभी भी अलारिक के छिपे हुए क्षेत्र में थी और छोटे तालाब में मछलियों को रोटी खिला रही थी। अलारिक, जो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा था, ने आह भरी और असहाय आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम कल वहां जाएंगे। अब क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो ताकि मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकूं? तुम क्या बात कर रहे हो, बूढ़े आदमी? तुम वहां बस सो रहे हो, लेकिन तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम काम कर रहे हो? अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। जब अलारिक ने अनास्तासिया को उसे बूढ़ा कहते हुए सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह दुनिया जितनी बूढ़ी है, लेकिन वह मुझे बूढ़ा कह रही है। अलारिक ने मन ही मन सोचा, उसे अपने छिपे हुए क्षेत्र से बाहर निकालने का मन कर रहा था। अचानक अलारिक ने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है और उसने अनास्तासिया को ठंडी आंखों से उसे देखते हुए देखा। तुम मेरे बारे में कुछ असभ्य सोच रहे हो, है न? अनास्तासिया की ठंडी आंखों को देखकर अलारिक कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या इसे ही तुम औरत की प्रवृत्ति कहते हो? उसने सोचा और जल्दी से विषय बदल दिया। मैं सो नहीं रहा हूं, मैं अपने जंगल के राज्यपालों के साथ बैठक कर रहा हूं। जंगल के राज्यपाल? अनास्तासिया ने एक भौं उठाई और चेहरे पर अजीब सी नजर के साथ अलारिक को देखा। क्या इस अराजक जगह पर भी राज्यपाल हैं? जब अनास्तासिया ने उसके जंगल को अराजक कहा तो अलारिक का मुंह एक बार फिर से फड़क उठा, लेकिन वह उसे यह समझाने में बहुत आलसी था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जिज्ञासु स्वर में पूछा, वैसे तुम अपनी आधी से भी कम शक्ति के साथ छाया क्षेत्र से बाहर निकले हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर आकाश को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह कुछ करने की कोशिश करेगी? अलारिक की बात सुनकर अनास्तासिया के चेहरे पर बर्फीली ठंडक छा गई और उसकी आंखों में नफरत की झलक दिखाई दी। उसने अभी तक हार नहीं मानी है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ, वह अभी भी तुम्हें इस्तेमाल करने के अपने विचार से ग्रस्त है, अलारिक ने उसे सुनकर कहा। अलारिक की बात सुनकर अनास्तासिया ने व्यंग्य किया। अतीत में वह सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगी, लेकिन अब मैं पहले से अलग हूं। अगर वह फिर से मेरे सामने आने की हिम्मत करती है तो मुझे उसकी सांप की पूंछ काटने में कोई आपत्ति नहीं है। अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह मामला काफी परेशानी भरा है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाओगी तो तुम उससे जीत पाओगी? क्या पिछले कुछ हजार सालों में उसकी ताकत बढ़ी है? अनास्तासिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, नोव एल बी जे एन एन। हम? अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, मैं उससे लगभग 600 साल पहले मिला था। उस समय मुझे नहीं लगा कि वह मजबूत हो गई है। अगर वह पहले जैसी ही है तो मैं उसे 5 मिनट से भी कम समय में नीचे गिरा सकता हूं, अनास्तासिया ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। क्या? अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक चौंक गया और उसने आंखें खोलकर उसे देखा। यो तुम मजाक कर रही हो, है न? अनास्तासिया ने अलारिक के हैरान चेहरे को देखकर बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी नजर नहीं डगमगाई। अनास्तासिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर अलारिक को पता चल गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी और उसे जो झटका लग रहा था वह और भी बढ़ गया। हो, तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई? अच्छा, यह एक रहस्य है, अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अलारिक ने अनास्तासिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखकर उसे थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन वह पहले से ही बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसके बचकाने उकसावे के सामने अपना संयम नहीं खोया। हालांकि जो व्यक्ति बचकाना हरकत कर रहा था वह दुनिया जितना ही बुरा था।
तुम एक बार फिर कुछ असभ्य सोच रहे हो, है ना? अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक को पसीना आ गया और उसने एक बार फिर विषय बदलने की कोशिश की। तुम एल्ड्राकर के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? एल्ड्राकर? अनास्तासिया ने असमंजस में उसकी ओर देखा। वह कौन है? अलारिक ने अनास्तासिया के भ्रमित भाव को देखा तो वह अवाक रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। तुम ड्रैगन के वर्तमान सम्राट के बारे में भूल गए। ड्रैगन के वर्तमान सम्राट? अनास्तासिया ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अपनी यादों को तलाशने की कोशिश की। ओह, क्या तुम उस बेवकूफ़ शून्य भूत के बारे में बात कर रहे हो? वह शून्य ड्रैगन है, शून्य भूत नहीं। अलारिक ने एक बार फिर आह भरी और महसूस किया कि जितना अधिक वह अनास्तासिया से बात कर रहा था उतना ही उसका आईक्यू गिर रहा था। हाँ, वह शून्य भूत। तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं कुछ भी करने की योजना नहीं बना रही हूँ, अनास्तासिया ने कहा और अपने कंधे उचका दिए। कुछ भी करने की योजना नहीं बना रही हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो कहा उसका मतलब था, जब तक वह शून्य भूत मेरे खिलाफ कुछ नहीं करता मैं उसके साथ खुद को परेशान नहीं करूंगी। अलारिक ने कुछ सेकंड के लिए अनास्तासिया को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। तुम बदल गई हो, उसने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा और अनास्तासिया को ऐसे देखा जैसे एक पिता अपनी बेटी को देख रहा हो जो आखिरकार बड़ी हो गई है। अलारिक के चेहरे पर सौम्य मुस्कान देखकर अनास्तासिया के रोंगटे खड़े हो गए और उसने सावधानी से उसकी ओर देखा। तुम क्या योजना बना रहे हो, बूढ़े आदमी? अनास्तासिया की सतर्क नज़र देखकर अलारिक के चेहरे पर सौम्य मुस्कान लगभग टूट गई और उसे लगा कि वह उसे तालाब में डुबो देगा। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक एक पोर्टल अलारिक के सामने प्रकट हुआ और एक आदमी सफ़ेद किमोनो जैसा कुछ पहने हुए उसमें से बाहर आया। उस आदमी की पीठ पर 8 लोमड़ियों की पूंछ थी और उसके चारों ओर की आभा ने संकेत दिया कि वह एक पीक रैंक 4 राक्षस था। जब अलारिक ने 8 पूंछ वाली लोमड़ी को देखा तो उसने एक भान उठाए और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ हारुतो? 8 पूंछ वाले लोमड़ी ने अलारिक के सामने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, पिताजी, लियोपोल्ड यहाँ है और आपसे मिलना चाहता है। लियोपोल्ड? हारुतो की बात सुनकर अलारिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आश्चर्य किया कि लियोपोल्ड उसे पहले से बताए बिना उससे मिलने यहाँ क्यों आया। उसने अनास्तासिया की ओर देखा जिसने हारुतो की बात सुनने के बाद कोई भाव नहीं दिखाया और एक पल सोचने के बाद उससे मिलने का फैसला किया। ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। हारुतो ने अलारिक की बात सुनकर अपना सिर झुकाया और छिपे हुए क्षेत्र से गायब हो गया। हारुतो के गायब हो जाने के बाद अलारिक ने अनास्तासिया की ओर देखा जो मछलियों को खाना खिला रही थी और अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। अध्याय 874। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भाग दो। लियोपोल्ड शांत भाव से अलारिक के सामने बैठा था। वे दोनों विलो के पेड़ की छाया में जमीन पर बैठे थे और उनके बीच एक छोटी सी चाय की मेज थी। 8 पूंछ वाली लोमड़ी हारुतो ने उन दोनों के लिए चाय डाली और अलारिक के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। लियोपोल्ड ने चाय का प्याला पकड़ा और हल्का घूंट लिया। जब उसे चाय का स्वाद काफी अच्छा लगा तो उसने संतोष में अपना सिर हिलाया। अलारिक ने भी चाय का घूंट लिया और संतोष में अपना सिर हिलाया। तो तुम यहाँ क्यों हो? उसने लियोपोल्ड और उसके पीछे खड़े काले कपड़े पहने आदमी को देखते हुए पूछा। लियोपोल्ड ने अपना चाय का प्याला मेज पर रखा और सवाल का जवाब देने के बजाय उसने तालाब की तरफ देखा जहां छोटे लाल बालों और काली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला बैठी थी जो उबे हुए भाव से मछलियों को देख रही थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ आने का कारण बताऊं, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि वह कौन है? हालांकि लाल बालों वाली महिला के आसपास का माहौल बहुत शांत था और लियोपोल्ड को लगा कि वह उसकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि वह सामान्य नहीं थी। अलारिक ने अनास्तासिया की ओर देखा जिसने अपना रूप बदल लिया था और अपनी चाय का एक और घूंट लिया। तुम्हें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे जंगल के एक गवर्नर की अधीनस्थ है और डार्क फॉरेस्ट से जुड़े कुछ मामलों में मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई है। अलारिक द्वारा उसे अपने एक गवर्नर की अधीनस्थ कहे जाने पर अनास्तासिया ने अपनी आंखें घुमाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखों के कोने से लियोपोल्ड की ओर देखा लेकिन जल्द ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई क्योंकि भले ही वह रैंक 5 को रिवॉल्वर था लेकिन वह बता सकती थी कि वह लड़ाई में विशेषज्ञ नहीं था और एक अमीर व्यवसायी की तरह था। तुमने उसके खिलाफ कोई सुरक्षा उपाय किए बिना उसे अपने छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश करने दिया। लियोपोल्ड ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अलारिक को देखते हुए कहा। वह जानता था कि अलारिक बहुत सतर्क व्यक्ति था और अब भी उसके सामने बैठा व्यक्ति उसके असली शरीर के बजाय सिर्फ एक नकली प्रक्षेपण था। उसे छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले अलारिक ने उससे और उसके अधीनस्थ से अपने हथियार और भंडारण रिंग बाहर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन जब उसने अनास्तासिया को देखा तो उसने तुरंत देखा कि उसके पास अभी भी उसकी भंडारण रिंग थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके हाव भाव से वह बता सकता था कि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि अलारिक क्या कह रहा था, जो कि काफ़ी अजीब था क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से उसके अधीन काम कर रही थी।
मुझे लगा कि तुम्हारे काव्य व्यक्तित्व के साथ तुम कभी किसी को अपने हथियारों और भंडारण रिंग के साथ अपने छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दोगे, लियोपोल्ड ने टिप्पणी की। अलारिक ने लियोपोल्ड की बात सुनकर अपनी चाय पी और उसे शांति से देखा। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लियोपोल्ड, उसने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए एक स्पष्ट आवाज में कहा। भले ही मैं तुम्हें अपने हथियारों के साथ अपने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता हूं, फिर भी मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम, लियोपोल्ड के पीछे खड़ा काले कपड़ों वाला व्यक्ति जब अलारिक की बात सुनता है तो क्रोधित हो जाता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं, जब उसके शरीर पर एक ऐसा दबाव पड़ता है जो उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने कुत्ते को पट्टे पर रखो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मुझे अनुशासनहीन लोग पसंद नहीं हैं, अलारिक ने पहले की तरह ही कहा और काले कपड़ों वाले व्यक्ति पर जो दबाव महसूस हो रहा था वह गायब हो गया। वह व्यक्ति जोर से सांस ले रहा था और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और वह अलारिक को एक सतर्क भाव से देख रहा था। लियोपोल्ड ने अपने अधीनस्थ की ओर नहीं देखा और बिना किसी भाव के अलारिक को देखा। हालांकि वह कोई भावना नहीं दिखा रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अलारिक उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए कह रहा था और उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या कर सकता है या क्या नहीं। वह हमेशा की तरह ज्यादा आक्रामक है, लियोपोल्ड ने मन ही मन सोचा। उसने पहले भी अलारिक को उकसाया था, लेकिन ज्यादातर समय अलारिक ने उसके उकसावे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि पहले जब उसने उसे काय कहा, जो वह आमतौर पर जब भी उससे मिलता है करता है, अलारिक काफी नाराज हुआ था। मुझे मत बताओ कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि मैंने उसके सामने उसे काय कहा था, उसने सोचा और अनास्तासिया की तरफ देखा जो पूरी तरह से उन्हें अनदेखा करते हुए तालाब की तरफ देख रही थी। क्या वह उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? लियोपोल्ड ने अलारिक को अजीब तरह से देखा और महसूस किया कि यह बूढ़ा आदमी युवा घास खाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह जिस युवा घास के बारे में सोच रहा था वह दुनिया जितनी ही पुरानी थी। अगर अलारिक को पता होता कि लियोपोल्ड क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से उसका तीसरा पैर तोड़ देता। लियोपोल्ड द्वारा उसे काय कहे जाने पर वह इसलिए नाराज था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनास्तासिया भी उसे इस छिपे हुए क्षेत्र में रहने के लिए काय कह रही थी और वह काय कहे जाने से तंग आ चुका था। वह काय नहीं था, वह बस एक शांतिवादी था जिसे लड़ाई और अनावश्यक परेशानियां पसंद नहीं थीं। तो क्या तुम समझा सकते हो कि तुम यहाँ क्यों हो? अलारिक को लगा कि जिस तरह से लियोपोल्ड उसे देख रहा था वह काफी अजीब था, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया और उससे साफ आवाज में पूछा। अलारिक की बात सुनकर लियोपोल्ड ने बेकार की बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं उस चोर की वजह से यहाँ हूँ। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने भौहें चढ़ा लीं। तुम्हें पता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे अधीनस्थ अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही मुझे उसके बारे में कोई सुराग मिलेगा मैं तुरंत तुम्हें सूचित करूंगा। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। अलारिक, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? लियोपोल्ड ने कुछ नहीं कहा और काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा। अपने मालिक की नज़र देखकर काले कपड़ों वाले आदमी ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और अलारिक के सामने रख दिए। अलारिक ने लियोपोल्ड की तरफ देखा, जिसने उसे कागजों को देखने का इशारा किया। अलारिक ने मेज से कागज उठाए और उन्हें देखा और उन्हें देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह अध्याय 875 एक उभरता हुआ युद्ध। आदिम छाया क्षेत्र के द्वार के ऊपर काले कपड़े पहने एक आकृति शून्य के अंदर छिपी हुई थी। आकृति एक अजीब आभा से घिरी हुई थी जो किसी को भी उसका असली रूप देखने से रोकती थी। अपने काले कपड़ों के पीछे छिपी आकृति का चेहरा बहुत गंभीर था क्योंकि वह अपने सामने तैरती हुई काली ऊर्जा की गेंद को देख रही थी। आकृति काली ऊर्जा की गेंद को घूरती रही और अपने हाथों को हिलाती रही, जिससे शून्य के बीच में अजीब सी मुहरें बन गईं। जैसे ही शून्य के अंदर की आकृति ने मुहरें बनाई, उसका शरीर कांपता रहा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कुछ मिनटों के बाद आकृति ने आखिरी बार अपने हाथ को सहलाया और आखिरकार मुहरें बनाना बंद कर दिया। जिस क्षण आकृति ने मुहरें बनाना बंद किया, एक अजीब सी ऊर्जा शून्य में भर गई और आकृति के सामने तैर रही काली गेंद हिलने लगी। धीरे धीरे शून्य को भरने वाली ऊर्जा काली गेंद के अंदर रिसने लगी और काली गेंद फटने लगी। कुछ ही सेकंड में मुट्ठी के आकार की काली गेंद 4 भागों में विभाजित हो गई। गेंद का एक हिस्सा अभी भी काला था, एक हिस्सा शुद्ध सफेद था, एक हिस्सा सुनहरा था और आखिरी हिस्सा थोड़ा अजीब था क्योंकि यह लगातार अपना रंग बदल रहा था। कभी नीला, कभी बैंगनी, कभी ग्रे और कई अन्य रंग। काले कपड़े पहने आकृति ने अपने सामने ऊर्जा की 4 छोटी गेंदों को संकुचित आंखों से देखा। जब उसने काले, सफेद और सुनहरे भागों को देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उस हिस्से को देखने पर जो लगातार रंग बदल रहा था उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी।
तो वास्तव में इस ऊर्जा में कुछ गड़बड़ है, आकृति ने थोड़ा सा हाँफते हुए कहा। उसकी उबड़-खाबड़ सांसों से यह स्पष्ट था कि काली ऊर्जा को 4 भागों में विभाजित करने के लिए उसने पहले जो मुहरें बनाई थीं, उनका उसके शरीर पर असर पड़ा। शून्य के अंदर छिपी आकृति वही व्यक्ति थी जिसने वाल्टेयर के खिलाफ लड़ाई के दौरान मालफासर की मदद करने की कोशिश की थी। अध्याय 377। काली ऊर्जा की गेंद जो अभी अभी 4 भागों में विभाजित हुई थी, वह आदिम छाया ऊर्जा थी। जब छाया क्षेत्र आदिम छाया क्षेत्र में विकसित हुआ और विकास प्रक्रिया के दौरान आदिम छाया ऊर्जा का विस्फोट हुआ, तो आकृति ने थोड़ी सी आदिम छाया ऊर्जा एकत्र की थी, जिसने पोर्टल की रखवाली करने वाले सभी राक्षसों को मिटा दिया। अध्याय 696। काले कपड़े पहने आकृति छाया ऊर्जा के बारे में बहुत जानकार थी और जानती थी कि छाया ऊर्जा 3 वैचारिक ऊर्जाओं के संयोजन से बनी थी। मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा काला भाग, आत्मा की वैचारिक ऊर्जा सफेद भाग और जीवन की वैचारिक ऊर्जा सुनहरा भाग। हालांकि छाया ऊर्जा के लिए मृत्यु और जीवन ऊर्जा दोनों का होना अजीब था, ये सच था कि छाया ऊर्जा के अंदर 2 पूरी तरह से विपरीत ऊर्जाएं मिश्रित थीं। छाया के अस्तित्व के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी और छाया ऊर्जा के मामले में जीवन की वैचारिक ऊर्जा वह प्रकाश थी। काले कपड़े पहने आकृति ने पहले छाया ऊर्जा का अध्ययन किया था, इसलिए उसे इन 3 ऊर्जाओं के बारे में पता था, लेकिन जब छाया क्षेत्र के विकास के दौरान छाया ऊर्जा का विस्फोट हुआ, तो आकृति को लगा कि यह छाया ऊर्जा थोड़ी अलग है। यही वजह है कि उसने थोड़ी सी छाया ऊर्जा एकत्र की और इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। और 3 महीने से अधिक समय के बाद वह अंततः आदिम छाया ऊर्जा के अंदर सभी मिश्रित ऊर्जाओं को अलग करने में सफल रही। आखिर यह नई ऊर्जा क्या है? आकृति ने भ्रमित स्वर में बड़बड़ाया क्योंकि उसने अंतिम ऊर्जा को देखा जो लगातार रंग बदल रही थी। आकृति को इस तरह का विकास पसंद नहीं आया क्योंकि यह उसकी भविष्यवाणी से बाहर था। छाया क्षेत्र के द्वार से वह महसूस कर सकती थी कि न केवल छाया ऊर्जा, बल्कि यहाँ तक कि संपूर्ण छाया क्षेत्र भी लगभग 3 महीने पहले हुई ऊर्जा के विस्फोट के बाद किसी तरह बदल गया। यह अचानक परिवर्तन इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह यूटोपिया में आया था, लेकिन मेरी गणना के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, आकृति ने बड़बड़ाया और उसके दिल में एक तात्कालिकता की भावना उमड़ पड़ी। उसे लगा कि पिछले कुछ हजार वर्षों में उसने जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे इस अप्रत्याशित विकास के कारण प्रभावित हो रही थीं। आकृति ने उस ऊर्जा को छूने की कोशिश की जो लगातार रंग बदल रही थी, लेकिन उसका हाथ उसके बीच से गुजर गया और वह उससे कोई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि मैंने उसकी आत्मा पर जो भाग्य का निशान छोड़ा था, वह भी लगभग 3 महीने पहले गायब हो गया था। आकृति ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपने सामने तैर रही आदिम छाया ऊर्जा के सफेद हिस्से को देखा। क्या भाग्य का निशान इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसकी छाया ऊर्जा किसी अप्रत्याशित चीज में विकसित हो गई? आकृति ने अनिश्चित आवाज में खुद से कहा और जोर से आह भरी। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। जैसे ही आकृति सोच रही थी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने छाया क्षेत्र के चारों ओर तैनात राक्षसों को देखा और पाया कि वे सभी काफी उत्साहित दिख रहे थे। उनके साथ क्या गलत है? आकृति ने भौहें उठाईं क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि राक्षस क्यों उत्साहित थे। अचानक आकृति ने अपना सिर घुमाया और दूर की ओर देखा। जैसे ही आकृति ने दूर से देखा, उसने देखा कि कई नए राक्षस छाया क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। नए राक्षस यहाँ क्यों आ रहे हैं? आकृति ने आश्चर्य में भौहें उठाईं और छाया क्षेत्र की ओर आ रहे नए आए राक्षसों को देखा। नए आए राक्षसों को करीब से देखने पर आकृति ने देखा कि उनके समूह का नेतृत्व करने वाला राक्षस एक शुरुआती स्तर का रैंक 6 को रिवॉल्वर था। एक रैंक 6 राक्षस को देखकर, जो शक्ति के मामले में यूटोपिया के शीर्ष पर था, छाया क्षेत्र की ओर आ रहा था, आकृति के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि ये लोग आखिरकार छाया क्षेत्र पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। अध्याय 876 एक नियत नरसंहार भाग 7। असीमित महासागर के ऊपर सैकड़ों द्वीप आसमान में ऊंचे तैर रहे थे। समय समय पर विभिन्न प्रकार के ड्रैगन एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर उड़ रहे थे। ड्रैगन द्वीपों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 566 पढ़ें। ड्रैगन द्वीपों के केंद्रीय द्वीप पर एल्ड्राकर अपने विशाल ड्रैगन रूप में गहरी नींद में सो रहा था। शून्य ऊर्जा ज्वार की लहरों की तरह उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और वह पूरा क्षेत्र जहां वह सो रहा था, शून्य ऊर्जा स्वर्ग में बदल गया था। अचानक शून्य ऊर्जा से घिरे क्षेत्र के बीच में सफेद कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी के सिर के ऊपर 2 सफेद सींग थे और उसके चारों ओर की आभा एक मध्यम स्तर के रैंक 4 ड्रैगन की थी। हालांकि आदमी के चारों ओर की आभा काफी शक्तिशाली थी, किसी कारण से आदमी का चेहरा पीला सफेद था और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। जिस क्षण वह आदमी वहां दिखाई दिया, एल्ड्राकर ने अपनी आंखें खोली और उसे आलस से देखा। क्या हुआ, कासिमिर? कासिमिर ने एल्ड्राकर की आवाज सुनकर अपनी लार टिपकाई और कांपती आवाज में कहा, वह मास्टर ड्रैगन वह। कासिमिर के व्यवहार को देखकर एल्ड्राकर ने भौहें उठाईं और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया।
कासिमिर, गहरी सांस लो और शांत हो जाओ, एल्ड्राकर ने उस आदमी के कंधे को थपथपाया और गंभीर आवाज में कहा। कासिमिर के शरीर कांपना बंद हो गया जब एल्ड्राकर ने उसे थपथपाया और वह गहरी सांस लेने लगा। एल्ड्राकर ने धैर्यपूर्वक उसके शांत होने का इंतजार किया और कुछ मिनटों के बाद उसने देखा कि कासिमिर आखिरकार शांत हो गया। क्या अब तुम ठीक हो? एल्ड्राकर ने पूछा जब उसने देखा कि कासिमिर अब कांप नहीं रहा था। कासिमिर ने एल्ड्राकर की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और आखिरकार उसे बताया कि वह यहाँ क्यों आया था। मास्टर, अभी अभी प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने वाले ड्रैगन के लगभग 50 आत्मा दीप एक के बाद एक टूट गए। क्या? एल्ड्राकर की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने कैसिमिर की आवाज़ सुनी और एक पल के लिए उसने अपनी आभा पर नियंत्रण खो दिया। गड़गड़ाहट। उसकी शक्तिशाली आभा के कारण आसमान में तैरते सैकड़ों ड्रैगन द्वीप हिलने लगे और उन पर रहने वाले ड्रैगन अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ ड्रैगन द्वीप के मध्य भाग की ओर देखने लगे। वर्ड्सकार, क्या उसका आत्मा दीपक ठीक है? एल्ड्राकर ने शून्य ऊर्जा से चमकती आंखों से पूछा। एल्ड्राकर की आभा के कारण कैसिमिर का पूरा शरीर हिल रहा था, लेकिन उसने अपने दांत पीसकर अपना सिर हिलाया। कैसिमिर को अपना सिर हिलाते हुए देखकर एल्ड्राकर आखिरकार थोड़ा शांत हो गया और अपनी आभा को छोड़ना बंद कर दिया। हालांकि अपने बेटे के ठीक होने की जानकारी मिलने के बाद एल्ड्राकर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गुस्से से भरी हुई थीं और उसने ठंडी आवाज में पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ? एल्ड्राकर की बात सुनकर कैसिमिर ने अपना सिर हिलाया और एक छोटा सा क्रिस्टल निकाला। हालांकि हम ये पता नहीं लगा पाए कि वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि प्राचीन का मकबरा यूटोपिया से अलग एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। फिर भी हमने पीड़ितों के टूटे हुए आत्मा लैंप से इस छोटे से वीडियो को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, कैसिमिर ने कहा और क्रिस्टल को सक्रिय किया जिसे उसने बाहर निकाला। जैसे ही उसने क्रिस्टल को सक्रिय किया, एल्ड्राकर के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें उसे एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया। वीडियो को देखते ही एल्ड्राकर का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। आखिर उन्हें किस तरह के राक्षस का सामना करना पड़ा जिसने ऐसी तबाही मचाई? तारांकन तारांकन तारांकन। महारानी, एक महिला जिसका ऊपरी शरीर मानव का और निचला शरीर सांप का था, एक कमरे में दाखिल हुई और उसने सम्मानजनक आवाज में कहा। महिला की बात सुनकर एक विशाल सफेद सांप ने अपनी आंखें खोली और भावहीन भाव से उसकी ओर देखा। विशालकाय सांप को अपनी ओर देखते हुए देखकर महिला ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया और सम्मानपूर्वक कहा, प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने वाले हमारे लोगों के साथ कुछ हुआ है। जब सफेद सांप ने महिला की बात सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। महिला ने सांप को बताया कि कैसे मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों के कई सारे आत्मा दीप अचानक एक के बाद एक टूट गए और कासिमिर की तरह ही उसने उसे एक वीडियो भी दिखाया। वीडियो में दृश्य को देखते हुए सांप के चेहरे पर उदासीनता गायब हो गई और उसकी आंखें भी सदमे में चौड़ी हो गईं। तारांकन तारांकन तारांकन। ब्लडमून साम्राज्य, एल्वेनशाइन और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के दृश्य हो रहे थे। चाहे वे जानवर हों, ड्रैगन हों, मेचेड्रॉयड हों, पिशाच हों, दानव हों या कोई अन्य प्रजाति, सभी को अचानक ये बुरी खबर मिली कि प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने वाले कई लोगों के आत्मा दीप टूट गए हैं। गेहेना साम्राज्य में बैफोमेट, जो छाया क्षेत्र पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, को भी यह खबर मिली और जब उसने सुना कि मकबरे में प्रवेश करने वाले 300 से अधिक दानव मर गए हैं, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। क्या हमें इस बारे में कोई सुराग है कि वहां क्या हुआ था? बैफोमेट ने अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। बैफोमेट के सामने घुटने टेकने वाला निम्न स्तरीय दानव कांप उठा और उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो में दृश्य को देखते हुए बैफोमेट की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। आखिर किस तरह के राक्षस ने ऐसा नरसंहार किया? बैफोमेट ने चौंककर कहा जब उसने चारों ओर बिखरे शवों के ढेर को देखा। वीडियो में जमीन खून से लाल हो गई थी और पिशाचों, ड्रैगन, राक्षसों, कल्पित बौनों और अन्य प्रजातियों के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। वह काला उदास आकाश, यह मकबरे की दूसरी परत है, बैफोमेट ने बड़बड़ाया और उसे जो सदमा लग रहा था वह और भी बढ़ गया। ऐसा भयावह दृश्य देखने के बाद उसे लगा कि यह तीसरी परत में हुआ है, जहां आप शीर्ष रैंक 3 राक्षसों का सामना कर सकते हैं। लेकिन उदास आकाश को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वीडियो में सभी लोग दूसरी परत में मर गए थे। बाफोमेट ने एकाग्र भाव से वीडियो को देखना जारी रखा और जल्द ही वीडियो एक छोटे से पहाड़ के सामने रुक गया। पहले तो बाफोमेट उलझन में था कि वीडियो वहां क्यों रुका हुआ है, लेकिन जल्द ही वीडियो आगे बढ़ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि पहाड़ वास्तव में लाशों के ढेर से बना था। लाशों के पहाड़ के शीर्ष पर एक आदमी जिसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से ढका हुआ था, खून से लथपथ बैठा था। अपने बालों के अंतराल से बाफोमेट ने आदमी की आंखों को देखा और पाया कि वे बिल्कुल काली थीं, यहाँ तक कि उसकी आंखों का श्वेतपटल भी काला था। एक पल के लिए बाफोमेट की आंखें आदमी की आंखों से मिलीं और वीडियो समाप्त हो गया। अध्याय 877 एक नियत नरसंहार भाग 8।
यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप ड्रेड्स के साथ कब्र में प्रवेश कर गए हैं और उनकी छिपी दुनिया डार्क फॉरेस्ट के अंदर है। इवान को लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो जब उसने जोडा की आवाज़ सुनी और उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भारी भाव से यह स्पष्ट था कि उसका दिल शांत होने से कोसों दूर था। इवान के चेहरे पर भाव देखकर जोडा के होंठ ऊपर की ओर उठे और उसने अपने चेहरे पर मुस्कान छिपाने की कोशिश नहीं की। आपको इस बारे में कैसे पता चला? इवान ने जोडा की मुस्कान की परवाह नहीं की और अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने ये दिखावा करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया कि उसे नहीं पता कि जोडा किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से दानव बोल रहा था, इवान को यकीन था कि वह झांसा नहीं दे रहा था या कुछ भी नहीं कर रहा था और उसे पहले से ही ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में पता था। इवान की बात सुनकर जोडा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बस उसके चेहरे पर एक मज़ेदार मुस्कान के साथ उसे देखा। इवान ने जोडा की मुस्कान देखकर निराश महसूस किया, लेकिन उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी तरह से जानता था कि मौजूदा स्थिति बहुत भयानक थी। अगर ड्रेड्स के ठिकाने के बारे में खबर फैलती तो कई लोग तुरंत उन पर हमला करने की कोशिश करते, खासकर वे कल्पित बौने जो अभी भी विश्व वृक्ष के कारण उन्हें खोज रहे थे। भले ही ड्रेड्स की छिपी हुई दुनिया डार्क फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र में स्थित थी, जो डार्क फॉरेस्ट के अधिपति का क्षेत्र था, उसे यकीन था कि रैंक 6 राक्षस का डर भी ड्रेड्स के पीछे आने वाले लोगों को नहीं रोक पाएगा। तो क्या अब तुम मेरी मदद करोगे? इवान ने जोडा की चंचल आवाज़ सुनी और अपने विचारों से बाहर आया। इवान की राय में नीली चमड़ी वाले राक्षस की मुस्कान वास्तव में घृणित थी, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं कुछ तय करूं, मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हालांकि वह अपने सामने मौजूद राक्षस को तुरंत मारना चाहता था, लेकिन इवान को यह जानना जरूरी था कि उसे ड्रेड्स के बारे में कैसे पता चला और क्या वह अकेला था या और भी लोग थे जो ड्रेड्स के बारे में जानते थे। अगर राक्षस अकेला है तो उसे किसी तरह मारना होगा और समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरे लोग भी हैं तो उसे ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में खबर फैलाने से रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। यूटोपिया में आने के बाद से ही सीडर और सिल्वन ने उसकी बहुत मदद की थी और वह नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ भी हो। इसके अलावा ड्रेड्स की छिपी दुनिया उसके लिए फिलहाल शक्ति बढ़ाने के लिए एक आदर्श जगह थी। वर्तमान में ब्लडमून नीलामी घर ने उसके सिर पर इनाम रखा था, जिसकी वजह से वह पूरे यूटोपिया में वांछित था। अगर ड्रेड्स की छिपी दुनिया वाकई उजागर हो गई तो यह उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि वह एकमात्र जगह खो देगा जहां वह बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रह सकता था। जोडा ने इवान की गंभीर आंखों में देखा और महसूस कर सकता था कि अगर वह उसे यह नहीं बताता कि उसे ड्रेड्स के बारे में कैसे पता चला तो वह उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। मुझे ये जानकारी मेरे एक अधीनस्थ से मिली। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे यह जानकारी किसने दी, क्योंकि इससे पहले कि वह मुझे सब कुछ बता पाता उसे किसी ने मार डाला। तुम झूठ बोल रहे हो, इवान ने जोडा की बात सुनकर तुरंत ठंडी आवाज में कहा। इवान की बात सुनकर जोडा कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि इवान की आंखें घूमती हुई शून्य की तरह घूम रही थीं, जैसे कि वह उसके सारे झूठ को देख सकता हो। इवान एबिस की आंखों की क्षमता का उपयोग कर रहा था जो छिपी हुई सच्चाई को समझ सकती थी, इसलिए उसने तुरंत देखा कि जोडा उससे झूठ बोल रहा था। ये देखते हुए कि इवान बता सकता है कि वह सच बोल रहा है या नहीं, जोडा एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने आह भरी और एक बार फिर मुस्कुराया। सच बताऊं, तुम ही कारण हो कि मैं ड्रेड्स के बारे में पता लगा पाया। इवान जोडा की बात सुनकर दंग रह गया और उसके दिल में एक डर पैदा होने लगा, क्योंकि वह बता सकता था कि इस बार जोडा सच बोल रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अपनी चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। जोडा ने इवान की चिंता को देखा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और जारी रखा। कुछ दिन पहले मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प देखा। क्या तुम जानते हो कि वह क्या था? जोडा ने इवान के अपने सवाल का जवाब देने का इंतजार नहीं किया और बोलना जारी रखा। मैंने एक शुरुआती स्तर की रैंक 2 महिला को काले रंग की भीड़ के साथ चलते देखा। काला? जोडा की बात सुनकर इवान को तुरंत काला के बारे में सोचना पड़ा, जिसे उसने पिशाचों से बचाया था और उसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक पवन और बिजली की भेड़ दी थी। उसने तुरंत उस भेड़ के साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल किया और पाया कि भेड़ आधे महीने से ज्यादा पहले ही मर चुकी थी। यह उस समय मरी जब वह ऑक्टेवियस के गुफा आयाम के अंदर था। इवान को भेड़ के मरने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब वह गुफा आयाम में था तो टीम ब्लैक के कई सदस्य मकबरे की दूसरी परत में बिखरे हुए थे और समय समय पर उन्हें उच्च स्तरीय राक्षसों द्वारा मार दिया जा रहा था, और इस वजह से इवान के लिए मरने वाले सभी छाया मरे हुओं का रिकॉर्ड रखना असंभव था। इवान ने जोडा को काला से मिलते हुए महसूस करने के बाद शांत रहने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस करने के बाद उसके लिए शांत रहना असंभव था। उस महिला को काली भेड़ के साथ घूमते हुए देखने के बाद मुझे अचानक तुम्हारे बारे में सुनी गई अफवाहों के बारे में याद आया।
अपने अधीनस्थों से मैंने सुना कि ब्लडमून नीलामी घर से ज्ञानोदय पत्थर चुराने वाला व्यक्ति भी मकबरे के अंदर है और एक शुरुआती स्तर की रैंक 2 काले रंग की भेड़ की सवारी करते हुए घूम रहा है। इस बिंदु पर जोडा की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने इवान को देखते हुए कहा, तुम्हारे सिर पर इनाम काफी बड़ा था, इसलिए मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछने के बारे में सोचा क्योंकि वह भी तुम्हारे जैसे ही एक राक्षस के साथ घूम रही थी। लेकिन ओह बॉय, उस महिला ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश भी की, जोडा ने कहा, और उसकी मुस्कान पूरी तरह से भयानक हो गई। और तुम शायद यह नहीं जानते हो, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं वे केवल अरे राक्षस। जोडा ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे एक ठंडी आवाज ने बाधित किया जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने इवान को देखा और पाया कि किसी कारण से उसकी आंखें बंद थीं। काला कहाँ है? उसने फिर से इवान की ठंडी आवाज सुनी और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पनपने लगा। अध्याय 878 एक नियत नरसंहार भाग 9। यूटोपिया आने से पहले इवान हमेशा लोगों से अपनी दूरी बनाए रखता था क्योंकि उसके दिल की गहराई में हमेशा एक आवाज़ उसे बताती थी कि अगर वह किसी के करीब गया तो कुछ बुरा होगा। अपने पुनर्जन्म से पहले भी जब वह पृथ्वी पर था, इवान ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया क्योंकि उस समय भी उसे लगता था कि अगर वह किसी से दोस्ती करेगा और उसके करीब जाएगा तो कुछ बुरा होगा। इवान उलझन में था कि यह अजीब भावना क्या थी जो उसे किसी के करीब जाने से रोकती थी और बाद में उसे एहसास हुआ कि इस भावना का उसके शीर्षक द कर्स्ड वन से कुछ लेना देना था। NOWELL-BEAK-JAN.C-OM। शायद उसके पास ये शीर्षक तब भी था जब वह पृथ्वी पर था, लेकिन वह इसे नहीं देख सकता था क्योंकि अरोरा दुनिया के विपरीत कोई जादू नहीं था और कोई स्थिति खिड़की नहीं थी जो लोगों को पृथ्वी पर उनकी जानकारी के बारे में बताती थी। जब इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल किया और वर्ल्ड डोमेन में प्रवेश किया तो किसी कारण से उसका शीर्षक द कर्स्ड वन उसकी स्थिति विंडो से पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि उसे सील कर दिया गया हो। इस शीर्षक के न होने के कारण अपने जीवन में पहली बार उसे लोगों से बात करते समय कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ और वास्तव में मलाक और अन्य लोगों के साथ वर्ल्ड डोमेन में अपने समय का आनंद लिया। एक बार जब वह वर्ल्ड डोमेन छोड़कर यूटोपिया पहुंचा तो उसका शीर्षक द कर्स्ड वन एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन शीर्षक क्रिएटर ऑफ प्रिमोडियल शैडो रियल्म के कारण द कर्स्ड वन शीर्षक का प्रभाव 50% कम हो गया। हालांकि उसके दिल में अभी भी एक भावना थी जो उसे अन्य लोगों के साथ बात करते समय थोड़ा असहज करती थी, ये पहले की तुलना में बहुत कम तीव्र थी। क्योंकि द कर्स्ड वन शीर्षक का प्रभाव 50% कम हो गया था, इवान ने सीडर को अपने दोस्त के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जिसके साथ उसने यूटोपिया आने के बाद अपना अधिकांश समय बिताया। मकबरे में प्रवेश करने से कुछ दिन पहले जब सीड ने उसे काला और अन्य ड्रेड से मिलवाया, इवान को उनके प्रति वही प्रतिरोध महसूस हुआ जो वह अरोरा दुनिया के लोगों के प्रति महसूस करता था। हालांकि प्रतिरोध अरोरा दुनिया में महसूस किए गए प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी कम था, फिर भी उसने अन्य ड्रेड से दोस्ती करने से पहले अपना समय लेने का फैसला किया। जब जोडा ने बताया कि कैसे वह एक महिला से मिला जो काले रंग की भीड़ के साथ घूम रही थी, तो इवान पहले ही समझ गया था कि उसे काला से उसके और ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में जानकारी मिली होगी। भले ही इवान ने अन्य ड्रेड्स के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन वह उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और 100 और 10% निश्चित था कि काला कभी भी उसके या ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। चूंकि उसे यकीन था कि काला ने उसके या ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जोडा को अभी भी इस बारे में पता था, तो उसके पास ये जानकारी पाने का केवल एक ही तरीका था। उसने उस पर आत्मा खोज या कुछ इसी तरह का प्रयोग किया। इवान को यकीन था कि जोडा के लिए आत्मा खोज का उपयोग करके ड्रेड्स की छिपी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव था क्योंकि सिल्वन ने सभी ड्रेड्स पर एक सील लगा दी थी जो किसी को भी आत्मा खोज का उपयोग करके ड्रेड्स से छिपी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोकती है। इवान को यकीन था कि जोडा ने जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया होगा और नीली त्वचा वाले दानव के चेहरे पर भयानक मुस्कान देखकर वह बता सकता था कि उसने जो तरीका अपनाया वह कुछ भी अच्छा नहीं था। इवान ने सोचा कि काला के साथ कुछ होने के बाद उसे कुछ खास महसूस नहीं होगा, वह मुश्किल से उससे बात करता था और वह सीधे जितना उसके करीब नहीं था। लेकिन वह बहुत गलत था। किसी कारण से उसे अचानक याद आया कि पहली बार सीड काला, जैक और पल और अन्य ड्रेड्स को उससे मिलने के लिए लाया था। उसे याद आया कि वे कैसे लड़ते थे और जब उसने उन्हें हराया तो वे कितने हैरान थे। खासकर काला, जो उस समय अवाक रह गई थी जब उसने उसे हराने के लिए अपनी छाया मरे हुओं को बुलाया था क्योंकि वह उस समय उसे हरा नहीं सका था। क्यों, मुझे ये क्यों याद आ रहा है? इवान ने भारी सांस लेते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं उथल-पुथल में थीं। उसे याद आया कि उसकी वर्तमान स्थिति के समान ही उसकी भावनाएं अतीत में भी नियंत्रण से बाहर थीं, जब मार्क और डेविड नेफ्लियम शहर अध्याय 540 पर हमले के दौरान मारे गए थे। उस समय उसका शीर्षक द कर्स्ड वन उस पर प्रभाव डालता था और उसकी सभी बेकाबू भावनाएं पूरी तरह से ठंडी हो जाती थीं।
लेकिन उस समय के विपरीत वर्तमान में उसका शीर्षक द कर्स्ड वन सक्रिय होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। फक, इवान ने उसी समय अपने दिल में उबलता हुआ गुस्सा महसूस किया। जोडा ने जो पहले कहा था वह भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। तुम ही कारण हो कि मैं ड्रेड्स के बारे में पता लगा पाया। हालांकि इवान जानता था कि उसने काला को एक हवा और बिजली की भेंट दी थी ताकि वह प्राचीन के मकबरे में चलते समय अपनी ऊर्जा बचा सके। ये भी सच था कि जोडा ने उसे भेड़ की वजह से निशाना बनाया था। उसे लगा कि उसे हवा और बिजली की भेंट देने से पहले उसे इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि वह हवा और बिजली की भेंट का उपयोग करके मकबरे में घूम रहा था और इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जोडा अभी भी उसे बता रहा था कि वह काला से कैसे मिला और उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश की। लेकिन जिस क्षण जोडा ने बताया कि वह एक महिला से कैसे मिला जो एक काले रंग की भेड़ के साथ घूम रही थी, इवान ने पहले ही उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। तुम्हारी वजह से यह हुआ, ये तुम्हारी वजह से है, मुझे तुमसे मिलने का अफसोस है। अचानक उसके सिर के अंदर अलग अलग लोगों की आवाज़ें गूंजने लगीं। कुछ आवाज़ें गुस्से से भरी थीं, कुछ निराशा से और कुछ पछतावे से। जैसे ही इवान ने उन आवाज़ों को सुना, उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है और उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अलग अलग लोगों की आवाज़ें उसके सिर में गूंजती रहीं, जिससे इवान का सिर पहले कभी नहीं हुआ ऐसा दर्द करने लगा। ठीक उसी समय जब इवान को लगा कि इन आवाज़ों और अपने गुस्से की वजह से वह अपनी समझ खो देगा, धमाका, उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ फट गया और अगले ही पल आपका शीर्षक शापित व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है। अध्याय 879 एक नियत नरसंहार भाग 10। अरे दानव, काला कहाँ है? इवान की बर्फीली आवाज़ सुनकर जोडा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। जब जोडा को एहसास हुआ कि उसने इवान की आवाज़ सुनकर ही एक कदम पीछे हट लिया है, तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने उसे घृणा भरी नज़रों से देखा। इवान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, मानो वह दूसरी परत के उदास आसमान को देख रहा हो। इवान को देखते हुए किसी कारण से जोडा को लगा कि उसके आसपास का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि जोडा को लगा कि इवान में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर इवान कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो वह उसे आसानी से संभाल लेगा। इसके अलावा उसके पास ड्रेड्स की बंद दुनिया के बारे में जानकारी थी और हालांकि उसे नहीं पता था कि इवान को इसकी कितनी परवाह है, उसे लगा कि इवान उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। उसे डर था कि वह ड्रेड्स के बारे में जानकारी दूसरों को बता सकता है। अरे दानव, क्या तुमने मेरा सवाल नहीं सुना? मैंने पूछा कि काला कहाँ है। इवान की आवाज़ सुनते ही जोडा अपने विचारों से बाहर आ गया और पहले की तरह उसे एक बार फिर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इवान की ठंडी आवाज़ सुनकर ही डर का वही एहसास महसूस करते हुए जोडा की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। वह एक पीक रैंक 2 दानव था, एक प्रतिभाशाली रक्त दानव जो पूरे यूटोपिया में सबसे मजबूत रैंक 2 कोर रिवॉल्वर में से एक था। लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ सुनकर ही डर लगने लगा जो रैंक 2 कोर रिवॉल्वर भी नहीं था। इससे निश्चित रूप से उसके गौरव को ठेस पहुंची और उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। लेकिन जब उसने इवान द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक गायब हो गई और एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। आप जानना चाहते हैं कि उस महिला का क्या हुआ? जोडा ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। जोडा की बात सुनकर इवान ने जवाब नहीं दिया और बिस्किट के ऊपर उसी स्थिति में खड़ा रहा। जब इवान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो दानव क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की और जारी रखा। वह महिला वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली थी, एक शुरुआती स्तर के रैंक 2 कोर रिवॉल्वर के लिए यानी। लेकिन मेरे सामने वह एक कीज से ज़्यादा कुछ नहीं थी। पहले मैं उससे आपके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने मेरे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, इसलिए मेरे पास उससे जानकारी निकालने के लिए एक अलग तरीका अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जोडा ये कहने के बाद रुका और एक पल के बाद जारी रखा। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब मैंने उससे जानकारी निकाली तो मुझे न केवल आपके बारे में पता चला, बल्कि मुझे ये भी पता चला कि वह महिला कौन थी और आप लोग कहाँ से आए थे। हालांकि मुझे उस पर थोड़ी दया आई क्योंकि मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह थोड़ा क्रूर था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसने मेरे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। ब्लेज, जो दूर से सब कुछ देख रही थी, इवान और जोडा की बातचीत को लेकर उलझन में थी। भले ही वह समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि इवान के साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह केवल रैंक 1 के शिखर पर था और वह केवल एक ही हमले से रैंक 1 को रिवॉल्वर को मार सकती थी, फिर भी उसे उससे निकलने वाली आशंका का एहसास हुआ। और जितना जोडा बोलता गया, ये भावना उतनी ही तीव्र होती गई।
सभी शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स के पास नस्लीय कौशल फ्लेम निर्वाण था। हालांकि फ्लेम निर्वाण कौशल का उपयोग करने की परिस्थितियां बहुत कठोर हैं, यह एक जीवन रक्षक कौशल है जो कुछ शर्तों के तहत मृत फीनिक्स को वापस जीवित कर सकता है। फ्लेम निर्वाण कौशल के कारण ब्लेज जीवन के तत्व के प्रति बहुत संवेदनशील थी। हालांकि वह इसमें विशेषज्ञ नहीं थी जीवन तत्व, क्योंकि उसने एक पूरी तरह से अलग वैचारिक ऊर्जा बनाई थी। जीवन तत्व के प्रति उसका लगाव अभी भी बहुत अच्छा था। इस लगाव के कारण वह इसे महसूस कर सकती थी। वह मौत की खतरनाक आभा को महसूस कर सकती थी, जो काले पक्षी के ऊपर खड़े व्यक्ति के शरीर के अंदर पनप रहे जीवन तत्व के बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या हो रहा था, ब्लेज की नस्लीय प्रवृत्ति ने उसे वहां से दूर जाने के लिए प्रेरित किया। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी कहानी नहीं सुनना चाहता। ब्लेज ने अचानक इवान की आवाज़ सुनी, जो पहले से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने अभी तुमसे पूछा था काला कहाँ है? तारांकन गल्प। इवान की बात सुनकर ब्लेज ने घबराहट में सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि इवान के शरीर के अंदर पनप रही मौत की आभा किसी भी पल फट सकती है। इवान के शरीर से निकल रही खतरनाक आभा को महसूस करते हुए वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। काला के बारे में अपनी कहानी सुनाते समय इवान ने जब जोडा को बीच में टोका तो वह नाराज हो गया, लेकिन कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह जल्दी ही सामान्य हो गया। तुम जानना चाहते हो कि वह महिला कहाँ है न? जोडा बोला और अपनी हथेली को अपने सामने फैलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसके हाथ में कुछ दिखाई दिया। ब्लेज, जो धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जोडा के हाथ में दिखाई देने वाली वस्तु को देखा और ये देखकर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह क्या थी। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि वह कहाँ है? जोडा ने पूछा, जबकि वह अपने हाथ में एक महिला के खून से सने सिर से खेल रहा था। जब जोडा बोल रहा था तब वॉइड्सकार, नोएल, एम्बर, रैंक 3 वानर और सैकड़ों अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने जोडा को एक महिला का खून से लथपथ सिर पकड़े देखा और अचानक आसपास का तापमान गिरने लगा। सभी को अपने शरीर पर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, साथ ही एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें बर्फ की सुइयों से चुभ रहा हो। जैसे ही लोग इस अजीब ठंड की सनसनी के बारे में सोच रहे थे, एक ठंडी आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। उस दानव को छोड़कर बाकी सभी लोग 10 सेकंड में यहां से चले जाएं अगर आप मरना नहीं चाहते हैं। अध्याय 880 एक नियत नरसंहार भाग 11। उस दानव को छोड़कर बाकी सभी लोग 10 सेकंड में यहां से चले जाएं अगर आप मरना नहीं चाहते हैं। इवान की ठंडी आवाज पूरे परिवेश में गूंज उठी, जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जिसमें रैंक 3 का बंदर और पेड़ का राक्षस भी शामिल था, जो आखिरकार जोडा के पहले हमले से ठीक हो गया। जब नोएल, वॉइड्सकार, एम्बर, मैक्सिमिलियन, जो ब्लेज के पहले हमले के कारण बहुत घायल हो गया था, आर्चीबाल्ड और अन्य लोगों ने इवान की बात सुनी, तो वे भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि इवान के आसपास के अजीबोगरीब माहौल के कारण उनके दिलों में बेचैनी की गहरी भावना थी, फिर भी वे एक ऐसे व्यक्ति को सुनकर क्रोधित थे जो रैंक 2 को रिवॉल्वर भी नहीं था, जो उनसे कह रहा था कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो चले जाएं। उन्होंने रैंक 3 राक्षस को भी देखा, जिसे इवान द्वारा सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, और वे इस बात से भ्रमित थे कि इतना उच्चस्तरीय राक्षस रैंक 1 को रिवॉल्वर की सवारी के रूप में क्यों काम कर रहा था। भले ही रैंक 3 राक्षस शक्तिशाली था और इवान के चारों ओर का आभामंडल काफी अजीब था, लेकिन कोई भी उससे डरता नहीं था। नोएल और अन्य शीर्ष कोर रिवॉल्वर्स अपनी शक्तियों में बहुत आश्वस्त थे। इसके अलावा वे अकेले नहीं थे, वे सभी अपने अधीनस्थों के साथ आए थे और पूरी तरह से आश्वस्त थे कि रैंक 3 राक्षस और इवान उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जोडा, जो पहले इवान के शरीर से अचानक निकलने वाली ठंडी आभा के कारण थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, वह भी तब और अधिक आश्वस्त हो गया जब उसने सैकड़ों राक्षसों को देखा जो उसके अधीनस्थ थे, और उसने इवान को एक अभिमानी चेहरे के साथ देखा। वह आदमी, थॉमस, जो एम्बर और कुछ अन्य पिशाचों के साथ खड़ा था, इवान को देखकर अपने दांत पीसता है। अन्य लोगों के विपरीत, जो इवान द्वारा उन्हें दी गई धमकी के बारे में सोच रहे थे, वह इसके बजाय अतीत में इवान से मिले अपमान के बारे में सोच रहा था। इवान की आकृति को देखते हुए, जो रैंक 3 पक्षी के शीर्ष पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, थॉमस उसके प्रति अपने रक्तपात को छिपा नहीं सका। वह व्यक्ति है जिसने ज्ञानोदय पत्थर चुराया था, है ना? अंबर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। कैस्पियन, जो एम्बर के बगल में खड़ा था, ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि इवान की शक्ल किसी के लिए रहस्य नहीं थी, क्योंकि उसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया था। अचानक एम्बर ने देखा कि उनके साथ आए कुछ फीनिक्स तेजी से पीछे हट रहे थे। वह उलझन में थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने जल्द ही ब्लेज को देखा, जो दूसरी दिशा में अपने चेहरे पर पीलापन लिए उड़ रहा था। एम्बर को समझ में नहीं आया कि ब्लेज अपने चेहरे पर पीलापन लिए क्यों भाग रही थी, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तुरंत इवान द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में सोचा।
सब लोग भागो। एम्बर को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने ब्लेज का पीला चेहरा देखा तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे जल्द से जल्द वहां से भागने के लिए कहा और उसने जल्दी से सभी पिशाचों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। कैस्पियन और अन्य पिशाच जिन्होंने उसका आदेश सुना चौंक गए, लेकिन एम्बर ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया और जल्दी से वहां से भाग गई। कैस्पियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि एम्बर ने अचानक उन्हें भागने के लिए क्यों कहा और तुरंत एक अच्छे बटले की तरह उसके पीछे चले गए। हालांकि थॉमस और अन्य पिशाच अलग थे। उन्हें लगा कि एम्बर इवान से डरती है, इसलिए वह भाग गई, लेकिन वे उससे डरते नहीं थे, इसलिए वे उसके साथ नहीं गए और उसके भागते हुए फिगर को अपने चेहरे पर घृणा के भाव से देखा। जब वोइड्सकार, नोएल और अन्य लोगों ने एम्बर को जितनी जल्दी हो सके भागते हुए देखा, वे स्तब्ध रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन एम्बर को भागते हुए देखने के कारण, जो 5 सम्राटों में से एक की बेटी थी और सबसे मजबूत रैंक 2 को रिवॉल्वर में से एक थी, इवान के चारों ओर अजीब आभा के कारण बेचैन महसूस करने वाले कुछ लोगों ने भी पीछे हटने का फैसला किया। जल्द ही कुछ 100 लोग जो रैंक 3 के पक्षी का सामना करने में आत्मविश्वास नहीं रखते थे, जिस पर इवान खड़ा था, वे भी वहां से भाग गए। वोइड्सकार, नोएल और अन्य लोगों ने जब ये देखा तो वे भौंचक के रह गए, लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं किया और रैंक 1 को रिवॉल्वर के कारण भागे लोगों के प्रति केवल तिरस्कार की भावना दिखाए। इवान ने लोगों को चेतावनी देने के बाद किसी भी चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। आमतौर पर जब उसका शीर्षक द कर्स्ड वन सक्रिय होता है तो इवान की सभी भावनाएं पूरी तरह से शून्य हो जाती हैं। सभी के प्रति उसकी भावनाएं, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो अशांति का कारण थे, पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे डेविड, मार्क और टेरा ब्रदर्स के मरने पर हुआ था, जिन्हें ओलिविया ने मार डाला था। जब उसका शीर्षक पहले सक्रिय हुआ तो इवान ने सोचा कि उसकी भावनाएं एक बार फिर पूरी तरह से शून्य हो जाएंगी। और ईमानदारी से जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अजीब आवाज़ों और क्रोध के कारण पागल हो जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब द कर्स्ड वन टाइटल सक्रिय हुआ तो उसकी भावनाएं हमेशा की तरह शून्य नहीं हुईं। उसने अपने सिर के अंदर अजीब आवाज़ें सुनना बंद कर दिया और हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह से ठंडा हो गया था, लेकिन जोडा ने काला के साथ जो किया उसके बारे में सोचने के कारण वह जो क्रोध महसूस कर रहा था वह गायब नहीं हुआ। उसका दिमाग बहुत ही अजीब स्थिति में था। ये पूरी तरह से शांत और ठंडा था, जैसे कि कुछ भी इसे परेशान नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही ये क्रोध से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब उसका शीर्षक द कर्स्ड वन अपने प्रभाव से 50% कम होने के बाद सक्रिय हुआ था, इसलिए इवान को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं हमेशा की तरह शांत नहीं हुईं और वह जो क्रोध महसूस कर रहा था वह बढ़ता रहा। जब जोडा ने काला का सिर निकाला जो खून से लथपथ था, द कर्स्ड वन टाइटल के प्रभाव में भी इवान को लगा जैसे वह अपनी समझदारी खो रहा है। जल्द ही लोगों को भागने के लिए दिए गए 10 सेकंड बीत गए और इवान ने आखिरकार अपने गुस्से को रोकना बंद कर दिया। अचानक सभी को लगा कि आसपास का तापमान बहुत नीचे गिर गया है और आसपास एक ठंडी आभा भर गई है, जैसे कि किसी ने आसपास के तापमान को कम करने के लिए एक शक्तिशाली बर्फ कौशल का उपयोग किया हो। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि तापमान में गिरावट बर्फ कौशल का नतीजा नहीं थी, बल्कि रैंक 3 पक्षी के शीर्ष पर खड़े व्यक्ति के अंदर से निकल रही तीव्र ठंड की मारक मंशा के कारण थी। जब इवान ने खुद को रोकना बंद कर दिया तो उसके शरीर से एक गहरा लाल दबाव, मानो उसकी हत्या करने की मंशा साकार हो रही थी, बाहर आने लगा और उदास काला आसमान लाल हो गया। क्या है? रैंक 2 से नीचे के सभी लोग अपने घुटनों पर गिर गए और जब उन्होंने इवान के शरीर से हत्या करने की मंशा को महसूस किया तो उनके शरीर कांपने लगे। जब रैंक 3 के बंदर ने अपने साथ आए राक्षसों की हालत देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने इवान को घृणा से देखा। दहाड़! वह गुस्से में इवान की ओर दहाड़ने लगा और अगले ही पल बूम! उसके पैरों के नीचे की जमीन ढह गई और वह इवान की ओर कूद पड़ा, जो आसमान में ऊंचा था। बंदर एक पल में इवान के सामने आ गया और अपनी पूरी ताकत से उसे मुक्का मारने की कोशिश की। लोगों को लगा कि रैंक 3 का पक्षी इवान को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही देखा कि विशालकाय काला पक्षी कांप रहा था, जैसे कि वह किसी चीज से डर रहा हो। पहले तो उन्हें लगा कि पक्षी काय है और बंदर से डरता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि पक्षी बंदर से नहीं बल्कि किसी और से डरता है। अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने आप सभी को मौका नहीं दिया। वोइड्सकार और अन्य लोगों ने अचानक एक बर्फीली आवाज सुनी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी और देखा कि इवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था जो अब तक बंद थीं। जैसे ही इवान ने अपनी आंखें खोलीं, बंदर जो उसके ठीक सामने था ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भय से चीख रही है। रोआ! बंदर भय से चीख कर भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह चीख पाता, इवान ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ लिया। अब आप सभी भागने के बारे में भी मत सोचिए, इवान, जिसकी आंखें श्वेतपटल सहित काली हो गई थीं, ने कहा और उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना चमक उठी। आपके कौशल रीपर के क्रोध का निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय हो गया है।